मुसलमानों में नाम आता है अल्पतगीन का, अल्पतगीन का या अलप्तगीन का। जो अलप्तगीन है, अलप्तगीन के विषय में कहा जाता है कि अलप्तगीन ने ही गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी अफगानिस्तान के क्षेत्र में। अफगानिस्तान, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के भीतर गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन के द्वारा किया गया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना जो है अलप्तगीन के द्वारा किया गया था। और यह जो गजनी साम्राज्य था, इस गजनी साम्राज्य के अंतर्गत ही सुल्तान बने थे, उनका नाम था महमूद गजनबी। और गजनी साम्राज्य के अंतर्गत ही एक छोटा सा प्रांत था गौर प्रांत। गजनी साम्राज्य के अंतर्गत ही एक छोटा सा प्रांत था गौर प्रांत। और उस गौर प्रांत के ही शासक हुए थे मोहम्मद गौरी। तो तुर्की मुसलमानों में एक तो महमूद गजनबी ने आक्रमण किया है और दूसरा मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया है। तो यहां पर जो हम लोगों को देखना है, यहां पर हम लोगों को वही महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण को देखना है। अब गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने किया। अल्पतगीन के निधन होने के बाद गजनी साम्राज्य का अगला शासक बना था, उसका नाम था इसहाक। के बाद अगला शासक बना था बलक्तगीन। बलक्तगीन के बाद अगला शासक बना था पिराई। और पिराई के बाद अगला शासक बना था सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन के बाद अगला शासक बना था महमूद गजनबी बना था। तो खैर ये याद रखना आपके लिए जरूरी है नहीं। यहां से प्रश्न ना के बराबर ही पूछा जाता है, नहीं ही पूछा जाता है यहां से प्रश्न। लेकिन ध्यान में रखेंगे आप कि भले ही मूलतः हम लोगों को महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण को पढ़ने हैं, लेकिन महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण से पहले एक और तुर्की मुसलमान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। और जिस तुर्की मुसलमान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था उसका नाम था सुबुक्तगीन। और जितने भी तुर्की मुसलमानों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, उन सभी तुर्की मुसलमानों में भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान था सुबुक्तगीन। भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान तो कौन था? सुबुक्तगीन। भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान था सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन के विषय में कहा जाता है कि सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम था। और बाद में जाकर अल्पतगीन ने सुबुक्तगीन को अपना दामाद बना लिया और अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान किया था। और सुबुक्तगीन भारत के ऊपर आक्रमण किया। पंजाब के शासक जयपाल हुआ करते थे। पंजाब के शासक जयपाल को सुबुक्तगीन ने पराजित किया। यानी भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला भी पहला तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन, और भारत के ऊपर आक्रमण कर जीतने वाला भी प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन के निधन होने के बाद ही सुबुक्तगीन का पुत्र था, उसका नाम था महमूद गजनबी। और सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महमूद गजनबी बना था। अब हम लोगों को महमूद गजनबी के विषय में जानना है। महमूद गजनबी तो एक तुर्की मुसलमान है, इन्होंने तो भारत पर आक्रमण किया ही, लेकिन महमूद गजनबी के अलावा जो एक दूसरा तुर्की मुसलमान है उसका नाम है मोहम्मद गौरी। इन्होंने भी भारत के ऊपर आक्रमण किया। इन्हीं दोनों के विषय में हम लोगों को जानना है। तो अब पहले महमूद गजनबी ने आक्रमण किया है, तो इसलिए महमूद गजनबी को देख लेते हैं, और फिर बाद में जाकर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया है, तो फिर बाद में जाकर हम लोग मोहम्मद गौरी को देख लेंगे। इतना बात क्लियर? चलिए, और यहां पर एक बात और आप जानिए कि शुरू में तो इस्लाम धर्म छोटा था, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम थी, तो खलीफा ही सब चीज को देख लेते थे। खलीफा ही शासन प्रशासन तथा अन्य हर पहलुओं को देख लेते थे। लेकिन बाद में जाकर इस्लाम धर्म का काफी ज्यादा विस्तार हुआ। तो एक समय ऐसा आया कि इतना ज्यादा इस्लाम धर्म का विस्तार हो गया कि अब खलीफा के द्वारा शासन प्रशासन चलाया जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तत्पश्चात संपूर्ण इस्लामी क्षेत्र को सल्तनत में बांटा गया था। और इस्लामी जगत के अंतर्गत जो प्रथम सल्तनत माना जाता है वह गजनी सल्तनत को माना जाता है। गजनबी या गजनी सल्तनत को माना जाता है।
और जो गजनबी सल्तनत है या जो गजनी सल्तनत है, इस सल्तनत के अंतर्गत कहने के लिए तो बहुत सारे सुल्तान हुए, लेकिन उन सुल्तानों में अगर देखा जाए तो उन सुल्तानों में प्रथम सुल्तान महमूद गजनबी हुआ। उन सुल्तानों में प्रथम सुल्तान महमूद गजनबी हुआ, जिन्हें खलीफा ने सुल्तान का प्रमाण पत्र दिया, सुल्तान का प्रमाण पत्र दिया। तो यहां पर दो बात, एक बात यह कि भारत के भीतर इस्लामी जगत के अंतर्गत शासन करने वाला पहला सल्तनत कौन था, और दूसरी बात यह प्रथम सुल्तान जिसे खलीफा ने सुल्तान का प्रमाण पत्र दिया। तो पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा गजनबी साम्राज्य या गजनबी सल्तनत, और दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महमूद गजनबी। इतना बात समझ में आया? चलिए 1 मिनट में आइए, यहां तक चीजों को याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। यहां तक बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी तुर्क एक असभ्य एवं बर्बर जनजाति के लोग थे। वे किस देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में रहते? किस देश के? चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में। और तुर्क किस वंश के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को कबूल किया? उमैया वंश। किसके प्रभाव में आकर? उमैया वंश। गजनबी साम्राज्य या गजनबी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इस्लामी जगत के अंतर्गत प्रथम सल्तनत कौन सल्तनत? गजनी सल्तनत या गजनबी सल्तनत? इस्लामी जगत के अंतर्गत प्रथम सल्तनत कौन हुआ? प्रथम सल्तनत। इसके बाद जो है खलीफा से सुल्तान का प्रमाण पत्र लेने वाला प्रथम शासक महमूद गजनबी। इसके बाद भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन की भारत में हार हुई। सुबुक्तगीन भारत में जीता था ना जी? सुबुक्तगीन को भारत में हार का सामना नहीं करना पड़ा। इतना बात क्लियर? अब हम लोग आ जाते हैं महमूद गजनबी को देखते हैं। महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी दोनों को साथ साथ देखते जाएंगे। चलिए, टेस्ट में आए थे आप? खड़ा हो जाइए। काहे नहीं आए? खड़ा हो जाइए। टेस्ट में आए थे? कितना मार्क आया था? एक भी प्रश्न बोलिए टेस्ट का। 100 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बोलिए। हाँ, अपने मन से बोलिए। टेस्ट में जो लोग नहीं आए थे एक बार खड़ा हो जाइए। तो ईमानदारी से मम्मी कसम खड़ा हो जाइए। ईमानदारी से मम्मी कसम खड़ा हो जाइए। टेस्ट में जो लोग नहीं आए थे, तब टेस्ट में 1500 लोग आया था कौन? खड़ा रहिए ना जी आप। पहला क्लास? अच्छा, चलिए काहे नहीं आए थे? क्या? पता नहीं था? यानी पढ़ने में तबियत ठीक हो जाता है, टेस्ट देने में तबियत गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, शुक्रवार को आप क्लास किए थे तो शुक्रवार को आपका पूरा तबियत ठीक था, और शनिवार को एक दिन में पता नहीं क्या हो गया है? क्या बोल रहे हैं? घर पे क्या कर रहे थे? काहे नहीं टेस्ट में शामिल हुए? क्या न्यू एडमिशन है? बैठ जाइए। अच्छा, बहन का तबियत खराब था, सबका तबियत खराब रहता है। हंस भी रहे हैं, बताइए, शर्म नहीं आता है? बताइए, टेस्ट में काहे नहीं आए थे? एग्जाम चल रहा था? कौन चीज का एग्जाम चल रहा था? काहे नहीं आए थे टेस्ट में? बैठ जाइए। काहे नहीं आए थे? ऑनलाइन दिए थे। क्लास ऑफलाइन कीजिएगा, टेस्ट ऑनलाइन दीजिएगा। अच्छा है, आदमी जैसे कीजिए ना जी, आदमी जैसे काहे करते हैं आप लोग? ये ऐसे ये तबियत और खराब होते रहेगा। ठीक है, खड़ा रहिए। आज आप लोग का सजा यही है, खड़ा रहिए। खड़ा रहिए, जो खड़ा है खड़ा रहिए, आराम से पढ़िए। अब महमूद गजनबी है, अगर महमूद गजनबी को हम लोग देखें तो महमूद गजनबी 998 ईस्वी में 998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य के अंतर्गत सुल्तान बना, और 1030 ईस्वी में इनका निधन हो गया। लेकिन इस अवधि के दौरान महमूद गजनबी ने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया। जैसे आप अभी अपने जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य बना करके
आए हैं कि आपको क्या करना है, पढ़ लिख करके क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसी प्रकार से जो है महमूद गजनबी 998 ईस्वी में सुल्तान बनने के बाद अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया। और महमूद गजनबी का लक्ष्य क्या था? महमूद गजनबी का लक्ष्य बहुत बड़ा था। महमूद गजनबी पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था, इसलिए वे विद्वानों को संरक्षण देता था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान रहता था। आप फिरदौसी का नाम सुने होंगे, आप अलबरूनी का नाम सुने होंगे, आप फरूकी का नाम सुने होंगे, आप कुतुबी का नाम सुने होंगे। ये जो तमाम विद्वान का नाम आपने सुना है, ये सभी के सभी विद्वान महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। और महमूद गजनबी को अपने दरबारियों से मालूम हुआ कि भारत अकुत संपत्ति और अपार खनिज संसाधन वाला देश है। भारत अकुत संपत्ति और अपार खनिज संसाधन वाला देश है। और फिर महमूद गजनबी ने अपना लक्ष्य बनाया कि भारत पर आक्रमण करने हैं, भारत पर आक्रमण करने हैं, भारत से धन प्राप्त करने हैं, और भारत से धन प्राप्त करके मध्य एशिया में एक विशाल इस्लामी साम्राज्य को स्थापित करना है। मध्य एशिया में एक विशाल इस्लामी साम्राज्य को स्थापित करना है, जिस प्रकार से अरबी मुसलमान, अगर हम लोग अरबी मुसलमान की बात करें तो अरबी मुसलमानों ने जो भारत पर आक्रमण किया, अरबी मुसलमानों का क्या लक्ष्य था? अरबी मुसलमानों का लक्ष्य था भारत से धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। उसी प्रकार से हम कुछ लिख कहां रहे, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं। इसी प्रकार से हम बोल रहे हैं, इसी वजह से हम बोल रहे हैं, तो सजा तो मिलेगा। ठीक है, सजा तो मिलेगा। हम तालिबानी सजा के समर्थक हैं। मेरा बस चले तो उल्टा लटका के तब पीटे हम आप लोग को, समझे? हमको रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। और आप अनियमितता बरतेंगे तो आप रिजल्ट कहां से दे पाएंगे, समझ गए? अनियमितता बरतेंगे तो आप रिजल्ट नहीं ना दे पाएंगे, इसलिए सजा तो मिलेगा। आज तो मारते मारते हमको यहां पर चोट लग गया है, सुबह 10 से 12 वाला बैच में, समझ गए? मेरा ये दर्द कर रहा है, समझे? और फिर भी हम छोड़ने वाले थोड़े हैं। तो आराम से खड़ा रहिए। काहे नहीं आइएगा आप टेस्ट में? क्या है, ससुराल है? जब मन हुआ आए, जब मन हुआ नहीं आए, उठा के पटक के तब कूटेंगे हम, समझे? बगल में ना फेंक देंगे। नहीं तो क्लास करना है तो एकदम रेगुलर कीजिए, और जो दिशा निर्देश देते हैं उसका पालन कीजिए, समझे? बताइए, ये तो कहीं भी जायज नहीं है कि आप क्लास करेंगे, टेस्ट देने नहीं आएंगे। कहां तक जायज है ये? क्या हो, क्लास करने में एकदम आगे और टेस्ट देने में एकदम पीछे। सौंसी दबा देंगे हम, चल जाइएगा ऊपर, बैठ जाइए। अब महमूद गजनबी ने अपना लक्ष्य क्या बनाया? तो महमूद गजनबी की हम लोग बात करें तो महमूद गजनबी ने लक्ष्य बनाया भारत पर आक्रमण करना है। भारत पर आक्रमण करना है, भारत पर आक्रमण करके भारत से धन लूटना है। भारत पर आक्रमण करके भारत से क्या लूटना है? धन। क्या लूटना है? धन। और उस धन की प्राप्ति होने के बाद उस धन की मदद से जो है मध्य एशिया में इस्लामी साम्राज्य को स्थापित करना है। मध्य एशिया में इस्लामी साम्राज्य को स्थापित करना है। अब महमूद गजनबी अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति करने को लेकर ही 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार भारत पर आक्रमण किया, लगातार भारत पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण के क्रम में महमूद गजनबी ने भारत के ऊपर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। और 1000 ईस्वी में जो भारत के ऊपर महमूद गजनबी ने अपना पहला आक्रमण किया था, इस आक्रमण के जरिए महमूद गजनबी ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीता, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीता। 1000 ईस्वी में महमूद गजनबी भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करके भारत के जो बॉर्डर एरिया था, उस बॉर्डर एरिया को जीत लिया, ताकि भारत प्रवेश करने में उन्हें किसी के विरोध का सामना नहीं करना पड़े। तो महमूद गजनबी विरोध से बचने के लिए ही सबसे पहले सीमावर्ती क्षेत्र को जीता। देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र को जीतने के बाद हुआ क्या? सीमावर्ती क्षेत्र को जीतने के बाद हुआ यह कि अब महमूद गजनबी को भारत में प्रवेश करने और भारत से रिटर्न होने में कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा था। भारत में प्रवेश करने और भारत से रिटर्न होने में कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा था। और इसलिए तो महमूद गजनबी बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था और मजे से आता था, मजे से भारत को लूटता था और मजे से चले जाता था, क्योंकि दरवाजा पर यानी मेन गेट पर सबसे पहले उन्होंने अधिकार कर लिया था। तो इसके बाद महमूद गजनबी सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतने के बाद 1000 ईस्वी में आक्रमण कर सीमावर्ती क्षेत्रों को जीता। सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतने के बाद महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया। महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया? पंजाब पर आक्रमण किया। और जब महमूद गजनबी पंजाब पर आक्रमण किया तो उस समय पंजाब में हिंदू शाही वंश का शासन था। पंजाब पर जब आक्रमण किया तो उस समय पंजाब में हिंदू शाही वंश का शासन था, हिंदू शाही।
और पंजाब का जो हिंदू शाही वंश है, पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासन की स्थापना कल्लर ने किया था। कल्लर ने किया था और इस वंश के शासक अपनी राजधानी वेहिंद को बनाया था। किसको बनाया था? वेहिंद। वेहिंद को राजधानी बनाया था। तो इस वंश के शासकों की जो राजधानी हुआ करती थी वह वेहिंद हुआ करती थी। वेहिंद पंजाब में ही है। और जब आक्रमण किया था पंजाब पर तो उस समय हिंदू शाही वंश के शासक हुआ करते थे जयपाल। कौन हुआ करते थे? जयपाल। जयपाल हुआ करते थे। तो सुबुक्तगीन जब आक्रमण किया था तब भी जयपाल ही था, और जब महमूद गजनबी आक्रमण किया तब पर भी जयपाल ही था। जयपाल सुबुक्तगीन से भी पराजित हो चुका था, और सुबुक्तगीन से पराजित होने के बाद जयपाल सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनबी से भी पराजित हुआ। बार बार जयपाल को पराजय का मुंह देखना पड़ रहा था। बार बार जयपाल को जो पराजय का मुंह देखना पड़ रहा था, इसी से आत्मग्लानि बस जयपाल आत्महत्या कर लिया। जयपाल आत्महत्या कर लिया। आपको क्लास में इतना जलील करेंगे, हम बोल करके जलील करेंगे, क्लास में इतना जलील करेंगे, या तो पढ़ना छोड़ दीजिएगा, आना छोड़ दीजिएगा, या पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। होगा तो ये को काम। पढ़ना छोड़ दीजिएगा, आना छोड़ दीजिएगा तो रिजल्ट तो होगा नहीं, और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तो दुनिया का कोई ताकत आपके रिजल्ट को रोक भी नहीं सकता है। तो यही दो काम होगा। खूब जलील करेंगे आपको, खूब कुटेंगे, चिंता मत कीजिए आप लोग। तो जयपाल आत्महत्या कर लिया। जयपाल के आत्महत्या करने के बाद यहां का शासक जयपाल का पुत्र आनंदपाल बना। जयपाल का पुत्र कौन? आनंदपाल बना। और जब आनंदपाल पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक थे तो आनंदपाल के समय में भी महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, और महमूद गजनबी ने आनंदपाल को भी पराजित किया। तो महमूद गजनबी पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल को तो पराजित किया ही किया, साथ ही साथ उसके पुत्र आनंदपाल को भी पराजित किया। महमूद गजनबी जब बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था, महमूद गजनबी तो एक बार भी भारत पर आक्रमण करके भारत को लूट करके जा सकता था, लेकिन आखिरकार उसको बार बार भारत पर आक्रमण क्यों करने पड़ रहे थे? देखिए, जब शुरुआती आक्रमण हुआ ना महमूद गजनबी का, हुआ तो उस आक्रमण से महमूद गजनबी को बहुत अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई। अगर मान लिया जाए, आप स्वयं इस बात को सोचिए, अगर एक बार पढ़े, एक के बार में रिजल्ट हो गया तो दोबारा तिबारा चौबारा पढ़ने का क्या जरूरत? कोई जरूरत ना। लेकिन वही एक बार पढ़े ना हुआ, दोबारा पढ़े तैयो ना हुआ, तिबारा पढ़े तैयो ना हुआ, चौबारा पढ़े तैयो ना हुआ, तो आगे भी पढ़ते रहिएगा ना जी। अब ऐसा थोड़ी कि नहीं हो रहा है तो पढ़ना छोड़ देंगे ना, एकदम नहीं। तब तक पढ़ते रहना है जब तक कि हो ना जाए रिजल्ट। तो महमूद गजनबी भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा था, लेकिन महमूद गजनबी को जितना धन मिलना चाहिए था उतना धन महमूद गजनबी को मिल नहीं पा रहा था। तो महमूद गजनबी पता किया कि भारत के लोग धन रखते कहां हैं अपना। आक्रमण करता था, राजा सबके पास धन ही नहीं रहता था, राजा हार जाता था, लेकिन थोड़ा बहुत धन मिलता था। तो महमूद गजनबी पता किया कि आखिरकार भारत के लोग अपना धन रखते कहां हैं। तो महमूद गजनबी को पता चला भारत के लोग अपना धन रखते हैं मंदिर में रखते हैं। और जानते हैं, प्राचीन काल में मंदिर बैंक का काम करता था। तो महमूद गजनबी को पता चला मंदिर में धन रखते हैं, तो महमूद गजनबी तब जाकर मंदिर पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और मंदिर पर आक्रमण करके मूर्ति को तोड़ने लगा। धन की प्राप्ति को लेकर हिंदू देवी देवता की मूर्तियों को तोड़ने लगा, और मुस्लिम शासकों ने बहुतों या अनेकों हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया। तो मुस्लिम शासकों ने, जब मुसलमानों का शासन था तो उसने मंदिर तोड़ा। अब हिंदूवादी नेता का शासन है देश में, वो मस्जिद तोड़ेगा, मतलब बदला ले रहा है एक प्रकार से। लेकिन जितने भी पुरातन स्थल है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। खैर, सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी मंशा है, अपनी विचारधारा है, अपना अपना काम है। तो महमूद गजनबी ने मूर्ति तोड़ा, और मूर्ति तोड़ने के उपलक्ष्य में महमूद गजनबी ने बुद्ध सीकन की उपाधि धारण की। बुद्ध सीकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का अर्थ होता है मूर्ति को तोड़ने वाला। तो महमूद गजनबी धन की प्राप्ति करने को लेकर ही मंदिरों पर आक्रमण करना शुरू किया, मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया, और उस उपलक्ष्य में ही उन्होंने बुद्ध सीकन अर्थात मूर्ति भंजक की उपाधि धारण की। महमूद गजनबी ने 1008 में हिमाचल प्रदेश के नागरकोट
पर आक्रमण कर पहली बार मूर्ति तोड़ा। 1009 में आनंदपाल को पराजित किया वे हिंद के युद्ध में, 1014 में थानेश्वर को जीता, 1018 में कन्नौज को जीता। लेकिन इन सभी विजयों से मोहम्मद गजनबी को बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति नहीं हुई। मोहम्मद गजनबी को जिस आक्रमण से सबसे ज्यादा धन की प्राप्ति हुई है वह है उनका 16वां आक्रमण, जो कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर किया था, जो कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर किया था। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर पर जो महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था, यह महमूद गजनबी का 16वां और सबसे प्रसिद्ध और सबसे सफल आक्रमण था। 16वां सबसे प्रसिद्ध और सबसे सफल आक्रमण था महमूद गजनबी का, क्योंकि इसी आक्रमण के दौरान महमूद गजनबी को सबसे अधिक संपत्ति की प्राप्ति हुई, अकुत संपत्ति की प्राप्ति हुई। जब महमूद गजनबी गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो उस समय गुजरात के शासक हुआ करते थे भीम प्रथम। और महमूद गजनबी इस आक्रमण के दौरान एकदम निर्दयी हो गया था, बर्बर हो गया था, कुछ नहीं देख रहा था, महिला बच्चा बूढ़ा कुछ नहीं देख रहा था, बस उसको सिर्फ धन सूझ रहा था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस आक्रमण के क्रम में महमूद गजनबी ने लगभग 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। धन प्राप्त करने को लेकर, रिजल्ट प्राप्त करने को लेकर हम एक तरफ से सबको कूट देंगे, समझे? तो एकदम शरीर से मजबूत कर लीजिए, अन्य तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है? हाँ हाँ, आगे में जो बैठता है वो तो तैयारी है, देख रहे हैं आगे में संख्या थोड़ा घटा हुआ है, वो घटेगा, ऑटोमेटिक घटेगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है? बिट्टू सर पूरा भरा रहता है। अच्छा, बिट्टू सर नहीं खड़ा करते हैं, रुकिए हम बोल देते हैं, चिंता काहे कर रहे हैं आप, बोल देते हैं। अच्छा चिंता मत कीजिए, और सर को भी हम बोल देंगे कि पूछिए ही सबसे। महमूद गजनबी को सोमनाथ मंदिर को लूटने से अकुत संपत्ति की प्राप्ति हुई। संपत्ति लेकर महमूद गजनबी जो है, यहां पर सोमनाथ मंदिर था, यहां पर है सोमनाथ मंदिर, काठियावाड़ प्रायद्वीप के एकदम दक्षिणी भाग में यहां पर सोमनाथ मंदिर है। यहां से धन लेकर महमूद गजनबी गुजरात राजस्थान के रास्ते, सिंध के रास्ते अपने साम्राज्य वापस लौट रहा था। जब अकुत संपत्ति लेकर वापस लौट रहा था तो पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्र में जाटों ने महमूद गजनबी पर आक्रमण किया, लेकिन महमूद गजनबी उसका उलट कर जवाब नहीं दिया, क्योंकि बहुत अधिक संपत्ति था उसके साथ। अगर वो उलट जाता, सब संपत्ति खत्म, लूट लेता जाट, तो महमूद गजनबी बड़ी दूरदर्शी व्यक्ति था। उन्होंने जाटों को जवाब नहीं दिया। महमूद गजनबी के सैनिक मार भी खाए, थोड़ा बहुत धन भी लूटा गया, लेकिन जवाब नहीं दिया। महमूद गजनबी सब धन अपने साम्राज्य जाकर के रख आया, और सब धन अपने साम्राज्य जाकर रखने के बाद महमूद गजनबी ने प्लानिंग किया, और उस प्लानिंग के तहत महमूद गजनबी ने 1027 में महमूद गजनबी ने 17वां और अंतिम आक्रमण जाटों के खिलाफ किया, और जाटों को नानी याद दिला दिया। जाटों के खिलाफ अभियान किया और जाटों को पराजित किया, और फिर से अपने साम्राज्य वापस लौट गए। इस प्रकार महमूद गजनबी का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने से पूरा हो गया। धन चाहिए था, धन मिल गया, 17वां आक्रमण नहीं करता, लेकिन जाट डिस्टर्ब किया था, तो सोचा थोड़ा सा इसको भी सहित करके आ जाते हैं। तो महमूद गजनबी तो अपने मकसद में कामयाब 16वें आक्रमण के क्रम में ही हो गया था। और फिर महमूद गजनबी अपना मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करने को लेकर प्रयास करने लगे। लेकिन उसी प्रयास के क्रम में महमूद गजनबी का निधन हो गया। और महमूद गजनबी की हम लोग बात करें तो महमूद गजनबी का निधन जो है 1030 ईस्वी में हो गया। महमूद गजनबी का निधन कब हो गया? 1030 ईस्वी में हो गया। अब देखिएगा, महमूद गजनबी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने यामिनी उद्दौला और यामिनी उल मिल्लत की उपाधि धारण की। यामिनी उद्दौला का अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामिनी उल मिल्लत का अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक।
मुसलमानों का संरक्षक, मुसलमानों का संरक्षक। और महमूद गजनबी ने जो सिक्का चलाया था उस सिक्का पर अरबी भाषा और संस्कृत भाषा दोनों का प्रयोग देखने को मिला है। तो महमूद गजनबी एक ऐसे भी शासक हुए जिनके सिक्कों पर अरबी भाषा और संस्कृत दोनों का प्रयोग किया गया था। अरबी और संस्कृत दोनों का प्रयोग किया गया था। अरबी से तो वो परिचित ही थे, लेकिन भारत पर आक्रमण करने के बाद वे संस्कृत से भी परिचित हुए, संस्कृत से भी प्रभावित हुए। तो उन्होंने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में भी लेखों को लिखवाने का काम किया। साथ ही साथ महमूद गजनबी के विषय में कहा जाता है कि महमूद गजनबी के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। महमूद गजनबी के दरबार में जो बहुत सारे विद्वान रहते थे, फिरदौसी, उत्बी, फरूखी, अलबरूनी इत्यादि, ये जो तमाम विद्वान थे, ये तमाम विद्वान महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। ये सभी महमूद गजनबी के दरबारी कवि थे। और महमूद गजनबी जब बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उस क्रम में उत्बी, फरूखी, अलबरूनी ये सब महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। उत्बी, फरूखी और अलबरूनी ये सब महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। तो वहीं अगर बात की जाए फिरदौसी की, तो फिरदौसी जो है महमूद गजनबी के साथ भारत नहीं आए। फिरदौसी महमूद गजनबी के साथ भारत नहीं आए। और फिरदौसी अपने समय का बहुत बड़ा विद्वान था, अपने समय का बहुत बड़ा विद्वान था। आपको कहा जाता है कि फारसी भाषा की नींव इन्होंने ही रखी थी। जो फिरदौसी है, फिरदौसी ने ही फारसी भाषा की नींव रखी थी। और फिरदौसी की ही रचना है शाहनामा। फिरदौसी की ही रचना कौन है? शाहनामा है। और फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। पूर्व का होमर। देखिए, पूरे संसार को दो जगत में बांटा गया, पूर्व और पश्चिम। पूर्वी जगत के अंतर्गत भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आते हैं, तो वहीं पश्चिमी जगत के अंतर्गत ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजील जैसे देश आते हैं। तो पश्चिमी जगत में एक महान विद्वान हुआ करता था, महान साहित्यकार हुआ करता था, उसका नाम था होमर। क्या नाम था? होमर, जिन्होंने इलियड और ओडिसी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इलियड और ओडिसी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्हें पूर्व का होमर कहा जाता है। जो फिरदौसी है, इन्हें पूर्व का होमर कहा जाता है। और ये जो है महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे, लेकिन महमूद गजनबी के साथ भारत नहीं आए। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ऐसे विद्वान हैं जो महमूद गजनबी के साथ भारत नहीं आए थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा शाहनामा के लेखक फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। इसके बाद इन विद्वानों में जो अलबरूनी है, अलबरूनी के विषय में तो आप सुन चुके हैं। किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की है, जिस ग्रंथ से हमें 11वीं सदी के भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, जिस कारण उनकी रचना किताबुल हिंद को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। क्रोनोलॉजी ऑफ एशियन नेशन, उसकी भी रचना अलबरूनी ने की है। और अलबरूनी को यह श्रेय दिया जाता है, वह प्रथम मुसलमान हुआ जिसने पुराणों का अध्ययन किया। अलबरूनी प्रथम मुसलमान हुआ जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया। जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया, यह श्रेय अलबरूनी को ही जाता है। यह श्रेय अलबरूनी को ही जाता है। और जब आपको महमूद गजनबी का निधन 1030 में हुआ, महमूद गजनबी के निधन होने के बाद उनका कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। जैसे अशोक का कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ, कनिष्क का कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ, जिस वजह से कुछ ही वर्षों के बाद मौर्य साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया, उसी प्रकार से महमूद गजनबी का भी कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ, जिस वजह से शीघ्र ही गजनी साम्राज्य का पतन हो गया। और जैसे आप प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़े हैं कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, तो गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद गुप्तों के स्थान पर, गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ तो गुप्त साम्राज्य के पतन होने के बाद गुप्तों के स्थान पर उत्तर भारत के अंतर्गत छोटे छोटे राजवंशों का उदय अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। जैसे गुजरात में बल्लभी, कन्नौज में मोखड़ी, थानेश्वर में वर्धन, ये सब वंश का उदय हुआ। हाँ या ना? कुछ समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से गजनी साम्राज्य के पतन, उसी प्रकार से गजनी साम्राज्य के पतन होने के बाद, गजनी साम्राज्य के पतन होने के बाद अफगानिस्तान के भीतर गजनी साम्राज्य के अंतर्गत छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। और जो छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, उन छोटे छोटे राजवंशों में ही एक था गौर। एक था गौर प्रांत। एक कौन सा प्रांत था? गौर। और उसी गौर प्रांत के शासक, उसी गौर प्रांत के शासक जो है आपको कौन बने? मोहम्मद गौरी। तो जो मोहम्मद गौरी है, यह गजनी साम्राज्य के अंतर्गत गौर प्रांत का शासक बना। और यह गौर प्रांत का शासक 1173 ईस्वी में बना। यह गौर प्रांत का शासक 1173 ईस्वी में बना। और जब यह गौर प्रांत का शासक बना तो इन्होंने भी अपना लक्ष्य बनाया। अब हर किसी का लक्ष्य एक समान नहीं होता है, हर किसी का लक्ष्य अलग अलग होता है। मोहम्मद गौरी ने क्या लक्ष्य बनाया?
तो मोहम्मद गौरी की हम बात करें तो मोहम्मद गौरी ने यह लक्ष्य बनाया कि उसे भारत पर आक्रमण करना है, भारत पर आक्रमण करना है, आक्रमण करके भारत को जीतना है, भारत को जीत करके भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करना है, इस्लामी सत्ता को स्थापित करना है। यह लक्ष्य था मोहम्मद गौरी का, यह लक्ष्य था मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी अपने इस लक्ष्य के तहत ही, या अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए ही 1175 ईस्वी से लेकर 1205 ईस्वी तक लगातार भारत पर आक्रमण किए कई बार। मोहम्मद गौरी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1175 से लेकर 1205 ईस्वी तक लगातार भारत पर आक्रमण किया। और कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी, कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी, कुछ नहीं कहा जाता है, आगे बताएंगे क्या कहा जाता है। तो इसलिए पहले याद कर लेते हैं, तब कहा जाता है को देखेंगे, समझे। आ जाइए हम। और महमूद गजनबी जो है यामनी वंश का था, और ये जो है सनसबनी वंश का था। समझिए, महमूद गजनबी यामनी वंश का था और ये सनसबनी वंश का था। ये भी थोड़ा लिख ही लीजिए, नोट में तो होगा मेरे ख्याल से। यामिनी वंश और ये था सनसबनी वंश। चलिए गुरुजी लोग आ जाइए। सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन बना? महमूद गजनबी का शासनकाल। महमूद गजनबी ने अपना लक्ष्य क्या बनाया? भारत पर आक्रमण करके धन लूट कर मध्य एशिया में इस्लामी साम्राज्य को, एक बार फिर से बता दीजिए, महमूद गजनबी का क्या लक्ष्य था? इस उद्देश्य को प्राप्त करने को लेकर महमूद गजनबी ने कब से कब तक भारत पर आक्रमण? 1000 से पहला आक्रमण, अंतिम आक्रमण 1000, अंतिम आक्रमण 1000 और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण क्या हुआ? नहीं आ रहा है जी, नहीं ना। क्लासरूम तो कुकर जैसा है, समझे। जब इंटर करते हैं ना तो लगता है बॉयल हो जाएंगे, लेकिन फिर जब पढ़ाने लगते हैं तब अब कहां गर्मी लग रहा है, अब तो नहीं लग रहा, तब हाँ एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ क्या कीजिएगा, इतने लोगों का गर्मी है, सब तो हम ही पे पड़ता है समझे। चलिए बताइएगा। हल्ला काहे करते हैं आप लोग? अच्छा एक बात बताइए, बुद्ध सिकन की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण? महमूद। और इसके बाद सोमनाथ मंदिर कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? कौन देवता को समर्पित है? भगवान शिव ना हो। और सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था तो गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। गुजरात का शासक और भीम प्रथम का संबंध है सोलंकी वंश से। कौन वंश से? सोलंकी वंश से है। और इसके बाद सोमनाथ मंदिर को जब लूट करके जा रहा था तो सिंध के क्षेत्र में किन लोगों ने उनका विरोध? महमूद गजनबी का 17वां और अंतिम आक्रमण कब हुआ? किसके खिलाफ हुआ? महमूद गजनबी का निधन कब हुआ? महमूद गजनबी ने कौन कौन सी उपाधि धारण? यामिनी उद्दौला और यामिनी उल। महमूद गजनबी ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? यामिनी उद्दौला और यामिनी उल मिल्लत। यामिनी उद्दौला का शाब्दिक अर्थ साम्राज्य का, यामिनी उल मिल्लत का शाब्दिक अर्थ अच्छा, किसके सिक्कों पर अरबी भाषा और संस्कृत दोनों भाषा का प्रयोग? किसके सिक्कों पर अरबी और संस्कृत दोनों भाषा का प्रयोग? किसके सिक्कों पर? अच्छा, महमूद गजनबी के दरबार में कौन कौन रहता था? कौन महमूद गजनबी के साथ भारत नहीं आया था? कौन नहीं आया था? शाहनामा के लेखक। फारसी भाषा की नींव किसने रखी? पूर्व का होमर। प्रथम मुसलमान जिसने पुराण का अध्ययन किया? अलबरूनी ना। अच्छा, पंजाब में हिंदू शाही वंश के शासन की स्थापना किसने किया? पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासकों की राजधानी। पंजाब के हिंदू शाही वंश के कौन ऐसे शासक हुए जो तुर्की मुस्लिम शासकों से बार बार पराजित होने के कारण आत्मग्लानि बस आत्महत्या कर? कौन? जयपाल ना जी। जयपाल के बाद शासक कौन बना? आनंद पाल। जयपाल के बाद शासक कौन बना? आनंद पाल।
और महमूद गजनबी ने आनंद पाल को पराजित किया, हाँ या ना? पराजित किया ना जी, हाँ पराजित किया। वे हिंद के युद्ध में, कौन युद्ध में? कौन युद्ध में? और जो वे हिंद का युद्ध है, वे हिंद का युद्ध हुआ था 1009 ईस्वी में, 1009 ईस्वी। वे हिंद का युद्ध कब हुआ है? वे हिंद का युद्ध कब हुआ है? वे हिंद का युद्ध कब हुआ है? अच्छा, महमूद गजनबी ने थानेश्वर को कब जीता? 1014। 1000 महमूद गजनबी ने थानेश्वर को कब जीता? महमूद गजनबी ने कन्नौज को कब जीता? 1018। 1000 और हिमाचल प्रदेश के नागरकोट में मूर्तिवाद के खिलाफ पहला अभियान 1008। यानी पहली बार 1008 में किसी मंदिर और मूर्ति को ध्वस्त किया, मूर्ति को ध्वस्त किया, समझ गए? तो महमूद गजनबी ने पहली बार किसी मूर्ति को ध्वस्त किया था 1008। हिमाचल प्रदेश के नागरकोट, हिमाचल प्रदेश के बात क्लियर, याद हुआ? आ जाइए अब। गुरुजी लोग एक आध को पॉइंट आप लिखेंगे, एक बार नोट दीजिए तो। मारते हैं विद्यार्थी से भाग नहीं जाएगा, वो सब नहीं भागेगा, कभी कभी डॉटो होता है। खैर भाग के जाएगा कहां जाएगा? फिर लौट के आना ही होगा, चाहे आप जैसे आइए, समझे? जितना जिम्मेदारी के साथ हम लोग पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाएगा। जितना हम कूटते हैं उतना कौन कूटेगा? कोई नहीं कूटेगा। रात को मेरा हाथ दर्द करता है, समझे? इतना कूटते हैं आजकल, समझे? जिस रोज से पता चला है जून में वैकेंसी आएगा, उसी रोज से तो कुटाई को बढ़ाए हैं, समझे? पहले तो कहां मार रहे थे, नहीं कूट रहे थे। लिखिए भाई जी लोग, 2-4 को पॉइंट लिखिए तो लिखिए। नोट देकर के पहला पॉइंट नोट में, एनओटी नोट महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है? पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल-बरूनी हुए। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल-बरूनी हुए। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल-बरूनी हुए। ये तो नोट में आप लिख लिए। अब नीचे से हेडिंग मारिए, फिरदौसी। डेस देकर। इन्होंने ही फारसी भाषा की नींव रखी। इन्हें पूर्व का होमर कहा जाता है। शाहनामा की रचना इन्होंने की है। शाहनामा नामक साहित्य की रचना इन्होंने की है। शाहनामा नामक साहित्य की रचना इन्होंने की है। ये महमूद गजनबी के साथ भारत नहीं आए थे। जानते हैं, बताएंगे तब ना जानिएगा। विद्यार्थी के असफलता का सबसे बड़ा 3 कारण। पहला मोबाइल, दूसरा भटकाव, भटकाव। तीसरा अनुशासनहीनता। ये 3 चीज आपके असफलता का कारण बनता है, समझे? तो ये 3 चीज का विकास अगर आपके भीतर हो गया, आप अनुशासन में आ गए, आप में भटकाव नहीं है, आप मोबाइल चलाना बंद कर दिए, दुनिया का कोई ताकत आपका रिजल्ट नहीं रोक सकता है। लेकिन ये 3 डिस्ट्रक्शन आपको बर्बाद कर देगा, और आपको इतना बर्बाद करेगा कि आप खोखले के समान हो जाएंगे। खाली हाथ आपको बोरा बिस्तर समझ करके पटना से वापस जाना पड़ेगा। तो इस 3 चीज से आप बचिए, तभी आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो जीवन में बेहतर नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम इतना बिजी रहते हैं, तब भी ना चाहते हुए, देखिए मोबाइल का लत क्या है, ना चाहते हुए हम एवरेज निकाले, हम अपने पे एवरेज निकाले हैं। पर डे 1.5 घंटा मोबाइल चलाते हैं हम, पर डे 1.5 घंटा। कितना घंटा? 1.5 घंटा एवरेज निकाले हैं, ठीक है? इतना बिजी रहने के बावजूद भी तो आप तो एकदम फ्री हैं,
आप तो इतना फ्री हैं कि क्लासों में फोन लगा करके बतियाने लगते हैं, समझे? तो आप लोग कितना यूज करते होंगे हम अनुमान लगा सकते हैं, समझे? चलिए आगे आइए। खैर आपका जीवन है, आप अपना जिए जैसे जीना है। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के विषय में हमने आपको यह बात बताया कि गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा सा प्रांत था, गौर प्रांत। इस गौर प्रांत के शासक 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी बने। मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण किया, भारत को जीता और भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया। यही उनका लक्ष्य था और मोहम्मद गौरी अपने लक्ष्य को पाने में सफल भी रहा। लेकिन जब मोहम्मद गौरी अपने लक्ष्य को निर्धारित कर अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास कर रहा था, तो इस क्रम में मोहम्मद गौरी को हार का भी सामना करना पड़ा था। मोहम्मद गौरी को हार का भी सामना करना पड़ा था। ऐसा नहीं था कि मोहम्मद गौरी पहली दफा में जीत ही गया ना, ऐसी कोई बात नहीं थी। मोहम्मद गौरी को हार का भी सामना करना पड़ा था। मोहम्मद गौरी 1175 से लेकर 1205 ईस्वी तक लगातार भारत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के क्रम में मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम 1175 में मुल्तान के खिलाफ आक्रमण किया। 1175 में मुल्तान के खिलाफ आक्रमण किया और जो मोहम्मद गौरी ने मुल्तान के खिलाफ आक्रमण किया, इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। मुल्तान को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी आगे बढ़े। मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय भारत में पड़ता था। मोहम्मद गौरी मुल्तान को जीतने के बाद जब आगे बढ़े तो उन्होंने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण किया और 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी और उस समय गुजरात का शासक था भीम द्वितीय। दोनों के बीच 1178 ईस्वी में संघर्ष हुआ और दोनों के बीच जब 1178 ईस्वी में संघर्ष हुआ तो इस संघर्ष में मोहम्मद गौरी की हार हुई, भीम द्वितीय की जीत। मोहम्मद गौरी भारत में भारतीय शासकों से पराजित होने वाला प्रथम सुल्तान हुआ या प्रथम तुर्की मुसलमान हुआ। प्रथम तुर्की मुसलमान हुआ जिन्हें भारत में हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले जो महमूद गजनबी आक्रमण किया था वो तो नहीं ही हारा भारत में भारतीय शासकों से। उससे पहले सुबुक्तगिन ने आक्रमण किया था, सुबुक्तगिन को भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था, सुबुक्तगिन की भी जीत हुई थी। तो आपको जो है सबसे पहले हारने वाला तुर्की मुसलमान मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी हारा लेकिन वे अपने लक्ष्य को नहीं भूले। जैसे आप परीक्षा देंगे, हो सकता है आपका रिजल्ट हो जाए या हो सकता है आपका रिजल्ट ना हो। बहुत लोगों का रिजल्ट नहीं होता है तो वो अपना लक्ष्य ही भूल जाता है। लेकिन होना क्या चाहिए, रिजल्ट ना भी हो अपने लक्ष्य को पकड़ के रखना है और आगे प्रयासरत रहना है ताकि आगे रिजल्ट हो जाए। तो मोहम्मद गौरी भारत में पराजित हुआ लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य को पकड़ के रखा कि ना, हमको तो भारत पर इस्लामी सत्ता को स्थापित करना ही है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा आपको भी बनना चाहिए। हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहना है। ये एटीट्यूड आपके भीतर होनी चाहिए, समझ गए? ये होनी चाहिए, ये जरूरी है। बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एटीट्यूड में घमंडी मत हो जाइएगा, अहंकारी मत हो जाइएगा, ठीक है? महमूद गजनबी पराजित हुआ। इसके बाद महमूद गजनबी अपने साम्राज्य वापस लौटा। फिर 1179 में पेशावर का अभियान किया, पेशावर को जीत लिया। 1181 में लाहौर का अभियान किया, लाहौर को जीत लिया। 1185 में सियालकोट का अभियान किया, सियालकोट को जीत लिया। ये सब पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान में ये सब पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन पहले ये सब भारत में पड़ता था। तो महमूद गजनबी इन तमाम क्षेत्रों को जीता। सॉरी, मोहम्मद गौरी, गजनबी बोल दिए, मोहम्मद गौरी, सॉरी, मोहम्मद गौरी ये तमाम क्षेत्रों को जीते। और ये तमाम क्षेत्र जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु या अपने साम्राज्य की राजधानी, मोहम्मद गौरी ने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर को बनाया। और लाहौर को राजधानी बनाकर या लाहौर को अपने साम्राज्य का केंद्र बिंदु बनाकर मोहम्मद गौरी अपने लक्ष्य पर निगाहें बनाए हुए बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था। और उस आक्रमण के क्रम में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा को जीत लिया। मोहम्मद गौरी ने किसको जीत लिया? भटिंडा। और भटिंडा पड़ता है पंजाब में। कहां पड़ता है? पंजाब में भटिंडा पड़ता है। भटिंडा को मोहम्मद गौरी ने जीता था 1189 में। और उस समय पंजाब, राजस्थान, दिल्ली ये तीनों पृथ्वीराज चौहान के अधीन था।
ये तीनों पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। और ये तीनों जो पृथ्वीराज चौहान के अधीन था, पंजाब में भटिंडा था, पंजाब का भटिंडा पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। लेकिन जब भटिंडा को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया, इस बात से ही पृथ्वीराज चौहान काफी क्रोधित हो गए। और यही क्रोध पानीपत के यही क्रोध जो है तराइन के युद्ध का कारण बना। तराइन के युद्ध का कारण बना कि पृथ्वीराज चौहान को लगा कि हम राजपूत शासक हैं, इतने बलशाली हैं, इतने योग्य हैं, पूरे भारत का भी सबसे महान शासक हम हैं, और हमारे क्षेत्र को मोहम्मद गौरी जीत लिया, ये कैसे हो जाएगा, ये ना होने देंगे। और फिर जाकर के तब हरियाणा के तराइन नामक स्थान पर 1191 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और जो तराइन का प्रथम युद्ध है, यह आपको मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। MR मोहम्मद गौरी, PRC पृथ्वीराज चौहान। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, पृथ्वीराज चौहान की जीत। मोहम्मद गौरी को बंदी बनाकर पृथ्वीराज चौहान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लेकिन जब प्रस्तुत किया गया तो मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान के समक्ष गिड़गिड़ाने लगा, माफी की मांग करने लगा। पृथ्वीराज चौहान को लगा कि हम राजपूत शासक हैं, कोई सामने में गिड़गिड़ा रहा है, उसको हम कैसे मार देंगे, ना मारेंगे। लेकिन यहां पर पृथ्वीराज चौहान को होना चाहिए कि इसको खत्म कर देना चाहिए था, ठीक है, इसको खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन रोया, बिलखा, गिड़गिड़ाया तो पृथ्वीराज चौहान छोड़ दिए। पृथ्वीराज चौहान छोड़ दिए और फिर मोहम्मद गौरी वापस अपने साम्राज्य को लौटे, अपनी कमजोरी को समझे, और अपनी कमजोरी को समझने के बाद उस कमजोरी को दूर किए। और फिर जाकर 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के राज पर दोबारा आक्रमण किया। और फिर 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में ही युद्ध हुआ, जिस युद्ध को तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ। इस युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हल्के में ले लिया। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हल्के में ले लिया। कभी भी अपने विरोधी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, समझ गए। और जो भी अपने विरोधी को हल्के में लेता है उसका पराजय फिक्स है, पराजय होगा ही, नहीं होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, होगा ही। तो पृथ्वीराज चौहान के इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को हल्के में लिए जाने के कारण इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, मोहम्मद गौरी की जीत हुई। लेकिन जो भूल पृथ्वीराज चौहान ने किया था वो भूल मोहम्मद गौरी नहीं किया। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। और ये तो राजपूत शासक था, ये कहा हम माफी थोड़े मांगेंगे ना, हम थोड़े रोएंगे, हम थोड़े गिड़गिड़ाएंगे ना, एकदम नहीं। कहे कि हम राजपूत हैं तो काहे ऐसा करेंगे। लेकिन गांधी जी वाला नीति होना चाहिए। अगर जीवन में सर्वाइव करना है तो नीति गांधी जी वाला होना चाहिए। जरूरत पड़े तो झुकना भी है, जरूरत पड़े तो पैरों पकड़ना है, और जरूरत पड़े तो अकड़ो दिखाना है, ठीक है। गांधी जी यही ना करते थे। गांधी जी जरूरत के मुताबिक अपने नीति को बनाते थे, यही तो गांधीवादी नीति है, समझे। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। अब यहां पे जो है टीचर सब कहानी सुनाता है, फलना हुआ, चिल्ला हुआ, ढेकना हुआ। तो वो जो कहानी सुनाता है हमको बताइए ना, कहानी से क्या वो क्वेश्चन आया है, कितना बार कौन बोर्ड पूछा है? कोई बोर्ड एको बार नहीं पूछा है, ठीक है। तो फालतू का कहानी हम आपको यहां पर कहने नहीं जा रहे हैं, समझ गए। सीधा आप जानिए मर गया, मारा गया पृथ्वीराज चौहान, बस, और कुछ नहीं जानिए आप। और इस युद्ध ने, एक बात ध्यान में रखिएगा, इस समय के भारत का सबसे महान शासक पृथ्वीराज चौहान ही था। उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्र पर पृथ्वीराज चौहान का कब्जा था। इस युद्ध में जो मोहम्मद गौरी की जीत हुई, इस जीत ने ही भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित कर दिया। इस जीत ने ही भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित कर दिया। इस्लामी सत्ता है तरीका, इस्लामी सत्ता को स्थापित किया, इस्लामी सत्ता को स्थापित किया। यही युद्ध भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना का युद्ध है। इसके बाद का युद्ध तो नाम मात्र का युद्ध है। मोहम्मद गौरी समझ गया भारत के सबसे बहादुर शासक को हम पराजित कर दिए हैं। मोहम्मद गौरी तब दिल्ली, राजस्थान, अजमेर से आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश पर आक्रमण किए, बिहार पर आक्रमण किए, बंगाल पर आक्रमण किए। इन तमाम क्षेत्रों पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। और सब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी स्वयं नहीं किया था, बल्कि कई सारे अभियान ऐसे थे जिसका नेतृत्व उनके सेनापति ने किया। मोहम्मद गौरी का सेनापति था, उसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का सेनापति था। और जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बड़ी क्रूर, अत्याचारी, योग्य सेनापति था। बड़ी योग्य सेना, बड़ी लड़ाकू था, बहुत लड़ाकू था। अकेले युद्ध में
इंटर कर जाता था अकेले, सामने कितनों सैनिक है कोई फर्क नहीं पड़ता था इसको, बड़ी हिम्मतबाज था। और जैसे सेनापति था, ये जैसे युद्ध भूमि में आया उनके सैनिक थोड़े मुंह देखेंगे। अगर मान लिया जाए कि हम ही क्लासरूम में झाड़ू देने लगे तो हमारा स्टाफ मुंह देखेगा, 12 को झाड़ू लेके आएगा, देगा, ठीक है, कहे कि वो समझेगा जब मस्तरबा दे रहा है तो हम कौन खेत का मूली है, समझे। तो जब सेना, उसका यही गुण उसको विजेता बनाया, उसका यही गुण उसको विजेता बनाया है। मतलब कुछ नहीं देखता था, एकदम मार काट में उतर जाता था। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1203 में बिहार पर आक्रमण किया, बिहार को जीता। और बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त यही किया मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ही। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त यही किया। बीपीएससी 2 प्रश्न पूछा है यहां से, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया, तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और एक प्रश्न यह भी पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पतन का कारण कौन सा संप्रदाय है, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, सिख, इस्लाम, सॉरी, सिख और इस्लाम। तो आंसर हो जाएगा क्या, इस्लाम, क्योंकि ये तो मुसलमान था, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिमों को माना जाता है, मुस्लिमों को माना जाता है, और मुस्लिमों के अंतर्गत मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को माना जाता है। इसके बाद मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1204-5 में बंगाल का अभियान किया, 1206 में असम का अभियान किया, 1206 में असम का अभियान किया। लेकिन जानते हैं असम से आगे नहीं बढ़ पाया, असम से आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों असम से आगे नहीं बढ़ पाया, तो असम के आगे जब गया ना, तो जो नागालैंड का इलाका है, अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, यहां पर आज भी आदिवासी रहता है, और पहले भी आदिवासी रहता था। आदिवासी इससे भी ज्यादा खूंखार था, समझ गए, आदिवासी इससे भी ज्यादा खूंखार था। ये क्या क्रूर अत्याचारी था, इससे भी ज्यादा क्रूर अत्याचारी आदिवासी। तो इसलिए ये असम से आगे नहीं बढ़ पाए, समझे। और इसके बाद अगर मोहम्मद गौरी की हम लोग बात करें तो तराइन के द्वितीय युद्ध को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने और भी युद्ध लड़ा था। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के चंदावर नामक स्थान पर एक युद्ध लड़ा था, जिसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है। और जो चंदावर का युद्ध है यह 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई, मोहम्मद गौरी की जीत हुई, जयचंद की हार हुई। और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित करके उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। और मोहम्मद गौरी लगभग आप मान के चलिए पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। मोहम्मद गौरी लगभग पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। लेकिन कालांतर में जाकर 1206 में मोहम्मद गौरी का निधन हो गया। मोहम्मद गौरी के निधन होने के बाद मोहम्मद गौरी का 3 गो गुलाम था, 3 गो प्रमुख गुलाम था। ऐसे तो मोहम्मद गौरी के हजारों गुलाम थे, लेकिन मोहम्मद गौरी के हजारों गुलाम में 3 प्रमुख गुलाम थे। और जो 3 प्रमुख गुलाम था, यालदोज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन तीनों में सबसे योग्य और दूरदर्शी कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, जिन्होंने महमूद गजनबी के जिन्होंने मोहम्मद गौरी के निधन होने के बाद भारत में 1206 ईस्वी में इस्लामी सत्ता की स्थापना की। भारत में 1206 ईस्वी में इस्लामी सत्ता की स्थापना की। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना 1206 ईस्वी में करते हुए जिस वंश की स्थापना किया, उस वंश को इतिहास में खिलजी वंश, दास वंश, उस वंश को इतिहास में गुलाम वंश, दास वंश या इलबरी तुर्क वंश या ममलूक वंश कहा जाता है। गुलाम वंश, दास वंश, इलबरी तुर्क वंश या ममलूक वंश कहा जाता है। इस वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया, कुतुबुद्दीन। 1206 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश, दास वंश, इलबरी तुर्क वंश या ममलूक वंश की स्थापना किया, यहीं से भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई मानी जाती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार महमूद गजनबी जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो फरूखी, उतबी, अलबरूनी जैसे विद्वान उनके साथ आए थे, उसी प्रकार से मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण किया था तो मोहम्मद गौरी के साथ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। और मोहम्मद गौरी ने जो सिक्का जारी किया, उनके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का आकृति था, देवी लक्ष्मी का आकृति था। उनके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का आकृति उद्धृत था। बात समझ में आया। अब आइए 1 सेकंड में याद करते हैं। भाई जी लोग आ जाइए। गजनी साम्राज्य के अंतर्गत गौर प्रांत का शासक मोहम्मद गौरी कब बना? 1173। ठीक है, ऊपर वाला लड़का सब जाने लगा है। ताला काहे ना मार देते हैं, ताला मार के रखिए, ये सब जेल में बंद करने वाला लड़का सब है। ठीक है, बताइए, हम भर दिन इतना लेक्चर देते रहते हैं, मतलब आप लोग को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप लोग यही सोचते हैं मास्टर है, इसका काम है बोलना, बोलते रहता है, यही ना सोचते हैं। चिंता मत कीजिए, बेरोजगारी ज्यादा दिन दूर नहीं है, नौकरी का वैकेंसी आना ज्यादा दिन दूर नहीं है। सरकारी नौकरी नहीं होगा, वैकेंसी नहीं आएगा, लेते रहिएगा। ठीक है, बिहार में अगर मोदी जी का सरकार बन गया तो सरकारी नौकरी के लिए लाले पड़ जाएंगे, लाले। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो लेते रहिएगा सरकारी नौकरी। नीतीश कुमार का शासन है, ले लीजिए सरकारी नौकरी।
समझे? मोहम्मद गौरी कब से लेकर कब तक भारत पर आक्रमण? मोहम्मद गौरी का सर्वप्रथम आक्रमण कब हुआ? किस राज्य के खिलाफ? आए? अच्छा, भारत में हारने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान, भारत में हारने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान मोहम्मद। और मोहम्मद गौरी किससे हारा था? हो किससे हारा था? भीम द्वितीय से ना जी। पेशावर को कब जीता? लाहौर को कब जीता? सियालकोट को कब जीता? मोहम्मद गौरी ने पंजाब के किस किला को जीता? यही पानीपत के प्रथम युद्ध का तत्कालिक, पानीपत के प्रथम तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक, तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक मोहम्मद गौरी ने किस किला को जीता जो तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण? बठिंडा ना जी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच? किसकी जीत हुई? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच? भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना कौन युद्ध से हुआ? तराइन का। और तराइन के युद्ध का मैदान है हरियाणा में। कहां है? तराइन के युद्ध का मैदान कहां है? कहां है? अच्छा, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार, बंगाल, असम को जीतकर उसके साम्राज्य में मिला? मोहम्मद बिन बख्तियार। मोहम्मद बिन बख्तियार। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार को कब जीता? बंगाल को कब जीता? असम को कब जीता? आए? आए? भारत में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन समुदाय को माना जाता? कौन समुदाय को? चंदाबर का युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और किसकी जीत हुई? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 1206। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई? मोहम्मद गौरी के साथ कौन सूफी संत भारत आया? कौन आया था? किस मुस्लिम शासकों के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का